हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में जान लेते हैं। यदि हमारे पास कोई इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में कोई टू इक्वेशंस हैं। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और c1 एंड c2 ये दोनों कांस्टेंट टर्म होंगी, यानी ये दोनों अचर पद हैं। इन सेकंड इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ x a2 एंड कोफिशिएंट ऑफ y b2 और c2 इज कांस्टेंट टर्म। देन हमारे पास इनको सोल्व करने के तीन कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन में क्या होगा, यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 ये दोनों इक्वल नहीं है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, देन ओनली वन सॉल्यूशन, यानी x और y के केवल एक एक मान हो सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब है दो दूसरा नहीं है, द्वितीय का मतलब दूसरा और अद्वितीय का मतलब दूसरा नहीं होगा, यानी x और y की केवल एक एक वैल्यू होगी। और यदि हमारे पास a1 बटा a2 इक्वल है b1 बटा b2 और नॉट इक्वल है c1 बटा c2, यहाँ पर हमारे पास x और y के कोई भी हल नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। इस समीकरण को यानी इन दोनों समीकरणों को हम हल नहीं कर सकते, x और y के कोई भी मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार ये दो मेथड हैं। तीसरी कंडीशन हमारे पास है, यदि a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 एंड इक्वल c1 बटा c2, यानी ये तीनों के जो रेशियो हैं वो इक्वल होंगे, तो यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन होंगे। x और y के इनफाइनाइट बोल सकते हैं हम, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी अनेक हल होंगे। x और y के अनेकों हल हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपने तीनों कंडीशंस याद रखनी हैं, जिनको हम टेबल के रूप में लिखेंगे। तो ये तो बात अपने पास सॉल्यूशन और इनके हल की थी। यदि इन दोनों इक्वेशन से किस प्रकार की लाइन बनेगी, यानी रेखाएं बनेंगी, लाइन्स यानी रेखाएं किस प्रकार की होंगी, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, तो हमने अचर पदों का अनुपात नहीं देखना। तो यहाँ पर जो लाइन होंगी वो होंगी प्रतिच्छेदी लाइन, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, एक दूसरे को काटती हुई लाइन होंगी। ये सिर्फ एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी और इसी कारण इनका एक हल होगा, यानी ओनली वन सॉल्यूशन होगा। दूसरी कंडीशन थी हमारे पास a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। जब ये तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो यहाँ पर रेखाएं संपाती होंगी, संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइन, रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। यानी यदि ये रेखा L1 है तो रेखा L2 इसी के ऊपर होगी। ये रेखाएं एक दूसरे को अनेकों बार टच करती हैं, इसलिए इनके सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी अनेक हल हो सकते हैं। थर्ड कंडीशन अपने पास है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। तो यहाँ पर जो लाइन होंगी वो समांतर होंगी, यानी कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती।
रेखाएं जितनी बार एक दूसरे को टच करती हैं उतने ही सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर टच करती है इसलिए एक हल होगा। यहाँ पर अनेकों बार एक दूसरे को टच करती हैं तो अनेक हल होंगे। यहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती इसलिए इसके कोई हल नहीं है। तो इसको हम टेबल के रूप में लिखते हैं जो आपकी बुक में दी गई है। सारणी 3.4 यानी टेबल नंबर 3.4 है। तो यहाँ x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन दी गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले है a1 बटा a2 यानी a1 का मान है जो x का कोफिशिएंट वो 1 है तो 1/3 माइनस 2/4। यहाँ पर 1/3 यहाँ पर 1/2 होगा जो इक्वल नहीं होगा। जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 तब लाइन यानी रेखाएं एक दूसरे के साथ टच करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन और सॉल्यूशन होंगे इसके, हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे या अद्वितीय हल। दूसरी कंडीशन है अपने पास, यदि इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 80 इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 की वैल्यू 2/4, 3/6 एंड माइनस 9/-18। यहाँ 1/2, यहाँ पर भी 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पर भी 1/2 यानी a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2। तब लाइन होंगी कोइंसिडेंट यानी लाइन होंगी समपाती। जब समपाती लाइन होती हैं, रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तब मैनी सॉल्यूशन होंगे यानी अनेक हल होंगे, मैनी सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन में हमारे पास है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ a1 का मान है 1/2, 2/4 एंड माइनस 4/-12। 1/2 ये भी 1/2, ये हो जाएगा 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल। a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इसलिए यहाँ पर रेखाएं होंगी पैरेलल, एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिलेंगी यानी समांतर होंगी, समानांतर। जब रेखाएं एक दूसरे के साथ कभी भी टच नहीं करती तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा यानी नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। तो इस प्रकार हम इस टेबल को याद रखेंगे और यही हम एक्सरसाइज 3.2 में करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 में हम पहले करेंगे दूसरा क्वेश्चन। रेशियो दिए गए हैं a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2
इनकी तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म हल रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं। फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस दी गई हैं। a1 की वैल्यू है यहाँ पर 5, a2 की वैल्यू है यहाँ 7। तो a1 बटा a2 को हम लिखेंगे 5/7, b1 बटा b2, b1 की वैल्यू है -4, b1 की वैल्यू है -4 बटा b2 की वैल्यू है 6। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, a1 बटा a2 5/7, b1 बटा b2 2/3, यानी a1 बटा a2 नोट इक्वल है b1 बटा b2। यहाँ पर हमने अब c1 बटा c2 को नहीं देखना है क्या है या क्या नहीं। तो यहाँ पर हल होंगे, एक रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। सॉल्यूशन होंगे ओनली वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन, या लिखेंगे हम अद्वितीय हल। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के इसी प्रकार पार्ट 2 में दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, a1 बटा a2 9/18, b1 बटा b2 3/6। यहाँ पर इसको हम कैंसिल करते हैं तो 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2। जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम c1 बटा c2 को भी फाइंड करेंगे। 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी ये भी 1/2 है, इसलिए c1 बटा c2 भी इक्वल होगा। इस कंडीशन में हमारे पास सॉल्यूशन होंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लाइन जितनी बार एक दूसरे को टच करती हैं उतने ही सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंट होगी यानी संपाती होंगी। संपाती रेखाएं दर्शाती हैं कि अनेक हल हैं यानी मैनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आप स्वयं करेंगे, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पर हम कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के बारे में जान लेते हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के लिए एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक हल होना ज़रूरी है। कम से कम एक हल होना ज़रूरी है। अनेक हल कितने भी हो सकते हैं, यानी यहाँ पर दो कंडीशन लागू होती है। अद्वितीय हल यानी यूनिक हल की कंडीशन में भी हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम हिंदी में संगत युग्म, इसको बोलेंगे हम असंगत युग्म। यहाँ पर नो सॉल्यूशन की कंडीशन में, कोई हल नहीं की स्थिति में, हम उन दोनों समीकरणों को असंगत युग्म बोलेंगे। यानी जब रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और संपाती होती हैं। जब भी हमारे पास a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2 यह कंडीशन होती है तो हमारे पास असंगत युग्म होते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर होते हैं। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है
फर्स्ट पार्ट है 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। यहाँ a1/a2 3/2, b1/b2 2/-3, ये दोनों ही इक्वल नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन है। यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। और इसलिए यह केवल एक हल है तो संगत होगी, संगत युग्म होंगे, यानी कंसिस्टेंट। एक होती है कोइंसिडेंट, ये तो होती हैं कोइंसिडेंट लाइन यानी समपाती रेखाएं, ये होती है कंसिस्टेंट यानी संगत युग्म। पार्ट 2 में दिया गया है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो यहाँ पर a1/a2 2/4, b1/b2 -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यहाँ पर 1/2, तो 1/2 = 1/2। इसलिए हम थर्ड कंडीशन को भी देखेंगे, c1/c2 क्या होगा। तो c1/c2 -8, ये +8 है, इधर आके -8 होगा, ये इधर आके -9 होगा, यानी 8/9 c1/c2 है। तो a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, यानी पैरेलल रेखाएं होंगी, यानी नो सॉल्यूशन है, कोई हल नहीं है। और कोई हल नहीं है, इस कंडीशन में रैखिक युग्म असंगत होगा, यानी इनकंसिस्टेंट होगा। इसी प्रकार पार्ट 3 में दिया गया है 3/2x + 5/3y = 7, तो -7 = 0 लिख सकते हैं। 9x - 10y = 14, इधर आके माइनस लिख सकते हैं, = 0। a1/a2 की वैल्यू है 3/2, a1 की वैल्यू है 3/2 बटा a2 की वैल्यू है हमारे पास 9, इसको हम लिख सकते हैं 9/1। 3/2 इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 1/9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी 1/2 3 × 6। a1 की वैल्यू a1/a2 का मान है जो 1/6 है। b1/b2, यहाँ पर आप कोयल के चहचहाने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। b1/b2 की वैल्यू होगी 5/3 -10/1, इसको हम लिख सकते हैं 5/3 × -1/10, 5 × 2 = 10 -1/6। यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2, क्योंकि ये 1/6, ये -1/6 है, इसलिए दोनों इक्वल नहीं होंगे। और इस कंडीशन में कंसिस्टेंट युग्म होगा, यानी संगत युग्म, कंसिस्टेंट पेयर बनेगा। तो इस प्रकार हम रेखाओं के बारे में जानेंगे, किस प्रकार की प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं, किस प्रकार समांतर रेखाएं हो सकती हैं, किस प्रकार समपाती रेखाएं हो सकती हैं, और उन दोनों समीकरणों का हल संगत युग्म है या नहीं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कौन से संगत और कौन से असंगत युग्म हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसी को हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे।
तो इन क्वेश्चनों को आप खुद ट्राई कीजिए, उम्मीद करते हैं आप इनको हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से आप खुद इसको हल करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, जो हम एक्सरसाइज 3.3 में भी पढ़ेंगे। इसी प्रकार कक्षा 10वीं के लड़के और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स। माना लड़कों की संख्या x, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। माना लड़कियों की संख्या y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहली कंडीशन में हमें दिया गया है कि कक्षा 10वीं की 10 विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या 10 है। तो यह पहली कंडीशन है, इसलिए हम इसको इक्वेशन 1 नेम देते हैं। दूसरी कंडीशन दिया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। बॉयज यहाँ पर गर्ल, बॉयज x हैं और गर्ल्स y हैं। यदि हमारे पास मान लेते हैं ये 10 है, ये 14, ये बॉयज हैं, ये गर्ल, यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। यदि हम लड़कों में भी 4 जोड़ दें तो लड़के और लड़कियां दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार हम यहाँ करेंगे, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, ये पहले से ही अधिक हैं, इसलिए हम यदि इनमें 4 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी सेकंड कंडीशन में हमें दिया है x और ये y, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो x प्लस y, तो x प्लस 4 इक्वल टू y, ये इक्वेशन सेकंड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जैसे आप नाम से ही इसको जान सकते हैं। स्थापन का मतलब स्थापित करना, एक समीकरण में से वैल्यू निकालकर दूसरी समीकरण में पुट करना। पहली समीकरण में से यदि हम x की वैल्यू निकालते हैं तो उस x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे पास यदि हम दूसरी समीकरण में से x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसको हम पहली समीकरण में पुट करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर पहले से ही दिया गया है, दूसरी समीकरण में y का मान x जमा 4 है, सेकंड इक्वेशन में y इक्वल टू x प्लस 4। तो यहाँ से y की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन द इक्वेशन 1, दूसरी समीकरण में से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y अपने पास है x प्लस y और y का मान हमारे पास है x प्लस 4।
y के स्थान पर हमने रखना है x + 4 इक्वल है 10। x जमा x 2x + 4 इक्वल टू 10। 2x इक्वल टू 10 - 4। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू होगी 3। तो हम x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो x की वैल्यू को हम या तो 1 में रखें या फिर 2 इक्वेशन में रखें। कौन सी भी इक्वेशन में रखें तो y का मान आप ज्ञात कर सकते हो। यदि हम 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली समीकरण में x का मान रखने पर x है 3 + y इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू 10 - 3, y इक्वल टू हो जाएगा 7। यानी गर्ल्स 7 और बॉयज़ 3। लड़कियों की संख्या 7 है, बॉयज़ 3 है, जो लड़कियों की संख्या से 4 कम है। इन दोनों का जो अंतर 4 है और इन दोनों का जो सम है वो 10 है। यानी टोटल स्टूडेंट्स अपने पास 10 हैं। नेक्स्ट है अपने पास पार्ट 2। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। लेट द प्राइस ऑफ ए पेंसिल। एक पेंसिल का मूल्य x रुपीज़ है। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये। लेट द प्राइस ऑफ ए पेन। एक पेन का मूल्य y रुपीज़ है। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल का मूल्य होगा 5x और 7 कलमों का मूल्य यानी 7 पेन का मूल्य होगा 7y और इन दोनों का मूल्य 50 रुपये है पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में दिया गया है, इसको हम नाम देंगे फर्स्ट कंडीशन, पहली इक्वेशन। दूसरी में दिया है 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य है। एक पेन का मूल्य 5 रुपये, तो एक पेन का मूल्य y रुपीज़ है, तो 5 पेन का मूल्य 5y होगा। एक पेंसिल का मूल्य 7, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 7 का मूल्य 7x। तो इन दोनों का जो मूल्य होगा वो 46 रुपये दिया गया है। इन दोनों इक्वेशंस को आप ग्राफीय विधि से हल करें।